विकलांगता, इस शब्द को लेकर हमारी सोच क्या है? आज हम इसी बदलते नजरिए की कहानी को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हमारी समझ एक व्यक्तिगत कमी से आगे बढ़कर एक सामाजिक मुद्दे में तब्दील हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। सोचिए, एक छात्रा है जो व्हीलचेयर पर है और वो एक इमारत के अंदर नहीं जा पा रही। तो यहाँ असल में समस्या क्या है? उसकी व्हीलचेयर या फिर उस इमारत की सीढ़ियाँ? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यही सवाल विकलांगता पर अलग अलग नजरियों के बीच का पूरा फर्क सामने रख देता है। तो आज के इस सफर में हम कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले तो नजरिए की समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पुराने मॉडल क्या कहते थे और नया मॉडल क्या कहता है। इसके बाद हम अधिकारों से हकीकत तक के सफर को देखेंगे, फिर इसे क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है ये जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या करना बाकी है। तो पहला पड़ाव है नजरिए की समस्या। देखिए, सबसे जरूरी बात है नजरिए का बदलना। हमारी सोच एक व्यक्तिगत कमी से आगे बढ़कर एक सामाजिक मुद्दे तक पहुंची है, और सच कहूं तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही धारणाओं को सीधी चुनौती है। असल में विकलांगता की पूरी कहानी ही इस बदलते नजरिए की कहानी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि पहले विकलांगता को समझा कैसे जाता था। पुराने मॉडलों में एक बात कॉमन थी, वो सब के सब समस्या को व्यक्ति के अंदर ही ढूंढते थे। देखिए, सबसे पहले था चैरिटी मॉडल। ये मॉडल विकलांग लोगों को बेबस और बेचारा समझता था, जिन्हें बस देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। यहाँ जोर न्याय या बराबरी पर नहीं, बल्कि दया और दान पर था। अच्छा, इसके बाद आया मेडिकल मॉडल। अब इसने तो विकलांगता को एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम ही बना दिया। इसके हिसाब से विकलांगता व्यक्ति की एक बीमारी थी, जिसे ठीक करने की जिम्मेदारी डॉक्टरों की थी। और फिर इसी का एक अगला कदम था पुनर्वास मॉडल। इसने क्या किया? इसने विकलांगता को एक ऐसी चुनौती बना दिया जिसे व्यक्ति को खुद ही पार करना था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो इसे उसकी अपनी नाकामी माना जाता था। लेकिन फिर आया सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव, एक बिल्कुल नया मॉडल, जिसने समस्या को व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज में खोजना शुरू किया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसे कहते हैं सोशल मॉडल या सामाजिक मॉडल। और ये मॉडल कहता है कि विकलांगता समाज बनाता है, कोई व्यक्ति नहीं। याद है हमारा शुरू का सवाल? इस मॉडल के हिसाब से असली प्रॉब्लम व्हीलचेयर नहीं, सीढ़ियां हैं, जो कि एक सामाजिक रुकावट है। इस सोच के एक बहुत बड़े पैरोकार थे माइक ऑलिवर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली विकलांगता तो बाहरी बाधाओं से पैदा होती है। जैसा उन्होंने कहा, हमारा ध्यान आर्थिक, पर्यावरण से जुड़ी और सांस्कृतिक रुकावटों पर होना चाहिए। और इसी सोच ने एक बहुत ही पावरफुल नारे को जन्म दिया, हमारे बारे में हमारे बिना कुछ नहीं। मतलब साफ था, विकलांग लोगों से जुड़े फैसले उनकी मर्जी और उनकी भागीदारी के बिना नहीं लिए जा सकते। ये अपनी आवाज को बुलंद करने की एक मांग थी। तो अब अगर दोनों को साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ मेडिकल मॉडल है जो इंसान को ठीक करना चाहता है, और दूसरी तरफ सोशल मॉडल है जो समाज को बदलना चाहता है ताकि ये रुकावटें ही खत्म हो जाएं। ठीक है, तो सोशल मॉडल ने एक मजबूत नींव रखी। चलिए अब देखते हैं कि इस पर और कौन से आधुनिक दृष्टिकोण खड़े हुए। पहला है ह्यूमन राइट्स मॉडल। ये विकलांगता को सीधे सीधे एक मानवाधिकार का मुद्दा मानता है। इसका मकसद उन सामाजिक रुकावटों को हटाना है जो लोगों को उनके हक से रोकती हैं, और ये पक्का करना है कि सबको बराबर के मौके मिलें। और फिर आता है बायो साइको सोशल मॉडल। अब ये एक और भी बड़ा और कॉम्प्रहेंसिव नजरिया है। ये मेडिकल और सोशल दोनों ही पहलुओं को एक साथ लेकर चलता है। ये मानता है कि विकलांगता किसी एक चीज का नतीजा नहीं, बल्कि व्यक्ति के शरीर, उसकी मानसिक स्थिति और उसके माहौल के बीच एक जटिल बातचीत का नतीजा है। तो ये सारे मॉडल सुनने में तो ठीक हैं, लेकिन असल दुनिया में इनका असर क्या है? इसका एक छोटा सा उदाहरण है ये नंबर 21। तो ये 21 क्या है? ये भारत के राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या है। इससे पता चलता है कि कैसे ये विचार अब ठोस नीतियों और कानून का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए अब इन सब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि हमारे क्लासरूम्स में इन मॉडलों को कैसे लागू किया जा रहा है।
इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर क्लास से पहले ही लेक्चर के हैंडआउट्स दे देता है। अब ये किया तो गया था डिसलेक्सिया वाले स्टूडेंट्स की मदद के लिए, लेकिन हुआ क्या? इससे तो सारे स्टूडेंट्स को टॉपिक बेहतर ढंग से समझ में आया। यही तो है इंक्लूसिव डिजाइन की ताकत। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन से बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि रिसर्च बार बार यही बताती है कि जब इसे सही सपोर्ट के साथ लागू किया जाता है तो इससे सभी स्टूडेंट्स को फायदा होता है। एक और मिथक कि स्टूडेंट्स को अलग अलग पढ़ाना ज्यादा असरदार होता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस अलगाव ने सामाजिक दूरियां पैदा की हैं और जिंदगी की क्वालिटी को कम किया है, जिसके नतीजे हम सब देख रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम बहिष्कार से समावेशन तक के एक लंबे सफर पर निकले हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। और आखिर में बस एक बात सोचते हुए इस चर्चा को खत्म करते हैं। विकलांगता एकमात्र ऐसा अल्पसंख्यक समूह है जिसका हिस्सा हम में से कोई भी कभी भी बन सकता है। तो जब हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जो सबके लिए हो, तो हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले कल के लिए भी काम कर रहे होते हैं।